हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अगेन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन टॉपिक की। अगर हम इस चैप्टर की बात करें, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर की बात करें एनसीईआरटी के, तो रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 16 लाइन का ही एक पैराग्राफ है जिससे अगर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, और इससे अगर क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट का दिमाग फिर जाता है, क्योंकि उसे वो एक तरीका से क्वेश्चन करता है। और इस टॉपिक से हम बात करें तो 20 से 25 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं अलग अलग तरीके से। अगर एक तरह का क्वेश्चन आप बना लिए हैं तो फिर दूसरा तरीका का क्वेश्चन अगर इसी टॉपिक से आता है तो फिर वो आपसे बनने में कठिनाई होती है। तो बस इसीलिए इसको हम बहुत ही सावधानी और सतर्कता से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला लाइन है, ह्यूमन बींग्स हैव ए सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रिस्पिरेटरी रिदम टू सूट द डिमांड्स ऑफ द बॉडी टिश्यू। हमारे बॉडी टिश्यू के डिमांड के लिए, हमारा जो बॉडी का टिश्यू है उसके डिमांड को पूरा करने के लिए हमारा बॉडी खुद मेंटेन करता है और मॉडरेट करता है। किस चीज़ को? रिस्पिरेटरी रिदम को। रिस्पिरेटरी रिदम इसको खुद मेंटेन और मॉडरेट करता है। इस लाइन में ऐसा कुछ है नहीं जो कि आपको याद रखना है या फिर समझना है। दूसरा चीज़ है कि दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये किया जाता है किसके द्वारा? न्यूरल सिस्टम के द्वारा। न्यूरल सिस्टम के द्वारा ये किया जाता है। और तीसरा लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी इससे रहती है कि ए स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेगुलेशन। यानी इस रेगुलेशन की जो हम बात की है, दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम, इस रेगुलेशन की बात जो की है ऊपर में, तो ये किसके द्वारा किया जाता है? RRC के द्वारा, रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर के द्वारा। इसके लिए मैं एक छोटा सा शॉर्ट SMR, S से हो गया स्पेशलाइज्ड सेंटर, M से हो गया मेडुला और R से हो गया RRC यानी रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ठीक है, इसके आगे की लाइन बात करें तो अनदर सेंटर, दूसरा सेंटर। ये पहला था स्पेशलाइज्ड सेंटर, दूसरा सेंटर है अनदर सेंटर। दूसरा सेंटर जो कि प्रेजेंट रहता है पोन्स रीजन में। यहाँ देख सकते हैं कि ये मेडुला रीजन में प्रेजेंट रहता है और ये रहता है पोन्स रीजन में प्रेजेंट रहता है। ये ब्रेन का ही पार्ट है, जैसा कि पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला, ये तीनों पार्ट होता है ब्रेन का। तो ये पोन्स रीजन में पाया जाता है। और ब्रेन कॉल्ड न्यूमोटैक्सिक सेंटर। आप याद रख सकते हैं, P से पोन्स एंड P से न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ओके, कैन मॉडरेट द फंक्शंस ऑफ द रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये जो बात की हम रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर, इसके फंक्शंस को मॉडरेट कर सकता है ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो यहाँ हम देख सकते हैं अनदर सेंटर कॉल्ड PONS एंड P, डेट मीन P यानी न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ओके, न्यूमोटैक्सिक सेंटर P से ही आता है, तो हम याद रख सकते हैं P से पोन्स एंड P से न्यूमोटैक्सिक सेंटर। और ये मॉडरेट, कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ RRC यानी रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ओके, और अगला लाइन हम बात करें, न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन यानी हम पढ़ चुके हैं कि इंस्पायरेशन जो हम सांस लेते हैं इसके ड्यूरेशन को कम करता है न्यूरल सिग्नल। किस सेंटर का? तो वो है न्यूमोटैक्सिक सेंटर का। एंड देयर बाय अल्टर द रिस्पिरेटरी रेट, और इसलिए जो रिस्पिरेटरी रेट को बदल देता है। तो यहाँ पर हम शॉर्ट में लिख चुके हैं, न्यूरल सिग्नल फ्रॉम PC यानी न्यूमोटैक्सिक सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन एंड अल्टर द रिस्पिरेटरी रेट। क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि न्यूरल सिग्नल फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन एंड अल्टर द रिस्पिरेटरी रेट। तो इसका आंसर होगा न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ऑप्शन रह सकता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर, पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, कुछ भी रह सकता है ऑप्शन। तो इसका आंसर होगा न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ओके, और अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यह भी कह सकते हैं, स्टेटमेंट है, ए केमोसेंसिटिव एरिया इज सिचुएटेड नियर और वी कैन से एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर। यहाँ जो हम देखे हैं कि रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, उसके बगल में एक दूसरा केमोसेंसिटिव एरिया पाया जाता है जो कि हाईली सेंसिटिव रहता है CO2 और H+ आयंस के लिए। इसके लिए भी हम यहाँ शॉर्ट में लिख चुके हैं, हाईली सेंसिटिव टू CO2 एंड H+ आयंस known as chemosensitive area which is present near RRC यानी respiratory rhythm center। और अगला ही लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्रीज इन दिस सब्सटेंसेज। ये सब्सटेंसेज का बात है CO2 और H+ आयंस। अगर ये सब्सटेंस बढ़ता है तो ये जो है इस एरिया को एक्टिवेट कर देता है, केमोसेंसिटिव एरिया को, जो कि फलतः क्या करता है, परिणाम स्वरूप वो सिग्नल पहुंचाता है रिदम सेंटर को। रिदम सेंटर क्योंकि ये इसी के बगल में पाया जाता है, रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर के बगल में पाया जाता है केमोसेंसिटिव एरिया, इसलिए उसको ये मैसेज करता है कि नेसेसरी एडजस्टमेंट किया जाए, जिसके कारण जो रिस्पिरेटरी प्रोसेस ठीक ढंग से चल सके और ये सब जो ज़्यादा सब्सटेंस बढ़ा है यानी CO2 और H+ आयन जो बढ़ा है उसको एलिमिनेट किया जा सके। तो बस इतने में ज़्यादा क्वेश्चन बना नहीं, एक दो न्यूरल सिग्नल वाला, तीसरा यहाँ, चौथा ये अनदर न्यूमोटैक्सिक सेंटर, पाँचवा है रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर। यानी 5-6 क्वेश्चन यहाँ तक बन चुके हैं
और अगला इम्पॉर्टेंट और कन्फ्यूजन वाला स्टेटमेंट जो है, रिसेप्टर्स associated with aortic arc and carotid artery also recognize the changes in CO2 and H plus ion concentration and send necessary signals to the rhythm center for remedial actions। यानी तुरंत एक्शन करने के लिए रिदम सेंटर, यानी ये भी रिदम सेंटर को भेजता है और ये भी रिदम सेंटर को भेजता है। यानी केमोसेंसिटिव एरिया और एओक्टिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी, ये दोनों जो रिदम सेंटर को भेजता है इन्फॉर्मेशन कब, जब CO2 और H प्लस आयन कंसनट्रेशन जो है इंक्रीज करता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा तो फिर रिस्पिरेटरी प्रोसेसेस में बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी। तो इसलिए जो है CO2 और H प्लस आयन कंसनट्रेशन जब बढ़ेगा तो केमोसेंसिटिव एरिया जो कि RRC के बगल में पाया जाता है वो सिग्नल भेजेगा डायरेक्ट RRC को, और एओर्टिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी वो भी जो है सिग्नल भेजेगा RRC को, जिससे कि उसको कम किया जा सके। और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि द रोल ऑफ ऑक्सीजन इज इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। इस स्टेटमेंट को आप एज ए स्टेटमेंट याद रख सकते हैं कि ऑक्सीजन का रोल जो है इस मैकेनिज्म ऑफ, और वी कैन से रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। और एक तरह का क्वेश्चन अलग से बनता है, केमोसेंसिटिव एरिया जो है ये भी यहाँ देख सकते हैं कि CO2 और H प्लस आयंस के से रिलेटेड है केमोसेंसिटिव एरिया, और CO2 H प्लस आयन से रिलेटेड है कौन, एओर्टिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी। ये मैंने खुद लिखा है ट्रिक करके, ये ट्रिक नहीं बस एक स्टेटमेंट है। एओर्टिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी से रिलेटेड है ये CO2 एंड H प्लस आयंस, और केमोसेंसिटिव एरिया ये भी रिलेटेड है इससे। तो क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली सेंसिटिव टू CO2 एंड H प्लस आयन कंसनट्रेशन। तो आंसर होगा केमोसेंसिटिव एरिया। अगर क्वेश्चन इस तरह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विथ H प्लस आयन एंड CO2 एंड H प्लस आयन कंसनट्रेशन, देन आंसर दोनों होगा। कहने का मतलब केमोसेंसिटिव एरिया और एओर्टिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी, यानी ये दोनों क्वेश्चन, ये दोनों स्टेटमेंट को कई तरह से क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है, इसलिए आप इस चीज़ को याद रखेंगे। और यहाँ देखिए केमोसेंसिटिव एरिया इज फाउंड नियर RRC, हम देख चुके थे केमोसेंसिटिव एरिया RRC के बगल में पाया जाता है, और RRC यानी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ पाया जाता है, मेडुला में, जो कि हम पहले ही देख चुके हैं, मेडुला में पाया जाता है RRC। इसका क्या मतलब है, केमोसेंसिटिव एरिया पाया जाता है किसमें, मेडुला में, ठीक है। तो इस तरह से आप कोरिलेट कर सकते हैं। और यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है समरी में, जब हम समरी की बात करें तो यहाँ भी दिया हुआ है कि केमोसेंसिटिव एरिया इन द मेडुला, इट मीन्स केमोसेंसिटिव एरिया इज फाउंड इन द मेडुला रीजन बिकॉज इट इज़ फाउंड इन द RRC एंड RRC इज फाउंड इन द मेडुला। हम इस तरह कोरिलेट कर सकते हैं डायरेक्टली, सिंपली हम ये स्टेटमेंट अगर याद रखेंगे तो सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा, और यहाँ के ये छोटा सा ट्रिक याद रखेंगे तो सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। और लास्ट में एक कन्फ्यूजन वाला चीज़ ये है कि दोनों चीज़ केमोसेंसिटिव एरिया और एओर्टिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी, ये दोनों चीज़ जो है CO2 और H प्लस आयंस के कंसनट्रेशन को सेंस करता है। तो क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि इन केस ऑफ ब्लड के केस में कौन डिटेक्ट करता है CO2 और H प्लस आयन के लेवल को ब्लड में, तो आंसर होगा ये एओर्टिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी। अगर CSF की बात करें, CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसकी बात करें तो इस केस में कौन इस चीज़ को सेंस करता है या फिर इसके CO2 और H प्लस आयन के लेवल को जांचता है, तो आंसर होगा केमोसेंसिटिव एरिया। तो बस इस टॉपिक का आज इतना एक्सप्लेनेशन, आशा करता हूँ कि आप सबों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं।